दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल उद्देश्य क्लासेस 91 में। दोस्तों हम लोग यूपीएससी यानी कि संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित पूर्व वर्षों की प्रश्नों की जो श्रृंखला देख रहे थे दोस्तों, उसके तहत हम लोगों ने ऑलरेडी दोस्तों इतिहास से संबंधित प्रश्नों को और पॉलिटी और गवर्नेंस से संबंधित प्रश्नों को पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया है। यानी कि दोस्तों हम लोगों ने इस सब्जेक्ट के तहत 2011 से लेकर 2023 तक के जितने भी अब तक के प्रश्न पीवाईक्यू हमारे पूछे गए हैं, हम लोगों ने सारे प्रश्नों को कवर कर लिया है दोस्तों। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक यानी कि नेक्स्ट सब्जेक्ट देख रहे थे, वह देख रहे थे दोस्तों हम भारत एवं विश्व का भूगोल, जिसके तहत दोस्तों हमारा टॉपिक चल रहा था सॉइल यानी कि मृदा। और मृदा में हम लोगों ने दोस्तों 2021 से प्रश्नों को देख रहे थे। ठीक है, मृदा में हम लोग 2021 के प्रश्नों को देख रहे थे। 2021 के प्रश्नों को हम लोगों ने ऑलरेडी कवर कर लिया है। 2018 के प्रश्न को हम अब देखेंगे दोस्तों। ठीक है, इस वीडियो में हम 2018 के प्रश्न को देखेंगे। एक बार 2018 का जो प्रश्न है उसको देखेंगे, फिर आगे के प्रश्नों को हम देखेंगे दोस्तों। ध्यानपूर्वक देखिएगा दोस्तों, क्योंकि आगामी जो हमारी 16 जून 2024 को आईएएस प्रीलिम्स की परीक्षा लगी हुई है, उसकी दृष्टि से ये सारे प्रश्न हमारे जो पीवाईक्यू हैं वह मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। 2018 में जो पूछा गया प्रश्न है उसको एक बार देखेंगे, फिर आगे के प्रश्नों को जो हमारा सॉइल टॉपिक से संबंधित है उसको हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, ध्यानपूर्वक देखिएगा, सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहां देखें दोस्तों, 2018 में पूछा गया है, कह रहा है कि कृषि मृदाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर क्या कीजिए, विचार कीजिए। ठीक है, पहला पॉइंट देखें, कह रहा है कि मृदा में कार्बनिक पदार्थ का उच्च अंश इसकी जल धारण क्षमता को प्रबल रूप से क्या करता है, कम करता है। ठीक है, देखें, कह रहा है कि मृदा में कार्बनिक पदार्थ का उच्च अंश इसकी जल धारण क्षमता को प्रबल रूप में कम करता है। तो इसको हम क्या करेंगे दोस्तों, बिल्कुल गलत स्टेटमेंट दिया गया है। दूसरा पॉइंट देखें क्या कह रहा है, कह रहा है दोस्तों कि गंधक चक्र में मृदा की कोई भूमिका नहीं होती है। तो यह भी स्टेटमेंट हमारा गलत दिया गया है। तीसरा पॉइंट देखें कि कुछ समय अवधि तक सिंचाई कुछ कृषि भूमियों के लवणी भवन में योगदान कर सकती है। क्या है, कह रहा है कि कुछ समयावधि तक सिंचाई कुछ कृषि भूमियों के लवणी भवन यानी कि दोस्तों सैलिनाइजेशन में योगदान कर सकती है। ठीक है, तो इसमें जो सही पॉइंट मार्क करेंगे वह है हमारा, केवल थर्ड पॉइंट सही दिया गया है, बाकी ऊपर के दो पॉइंट हमारे गलत दिए गए हैं। ठीक है, देखें यहाँ कह रहा है कि कृषि मृदाओं के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला पॉइंट कह रहा है दोस्तों कि मृदा में कार्बनिक पदार्थ का उच्च अंश इसकी जल धारण क्षमता को प्रबल रूप में क्या करता है, कम करता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट देखें दोस्तों कि गंधक चक्र में मृदा की कोई भूमिका क्या है, गंधक चक्र में मृदा की कोई भूमिका नहीं होती है। ठीक है, तीसरा पॉइंट हम लोग देखेंगे, कह रहा दोस्तों कि कुछ समयावधि तक सिंचाई कुछ कृषि भूमियों के लवणी भवन यानी कि दोस्तों सैलिनाइजेशन में योगदान कर सकती है। ठीक है, तो सही पॉइंट मार्क करेंगे ऑप्शन बी, केवल थर्ड। फर्स्ट और सेकंड पॉइंट गलत दिए गए हैं, इसकी व्याख्या एक बार हम देख लेंगे। ध्यानपूर्वक देखेंगे क्या कह रहा है, कह रहा है दोस्तों यहां देखें, कह रहा है कि मृदा में कार्बनिक पदार्थ का उच्च अंश इसकी जल धारण क्षमता को प्रबल रूप से कम करता है। यह कथन हमारा क्या है, सही नहीं है। ठीक है, क्योंकि कार्बनिक पदार्थों की उच्च क्षमता से दोस्तों मृदा की क्या होती है, जल धारण क्षमता बढ़ जाती है। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिएगा। फिर देखें क्या कह रहा है, इसी तरह दूसरे विकल्प में दिया गया है दोस्तों कि गंधक चक्र यानी कि सल्फर साइकिल की बात कर रहा है। ठीक है, कह रहा है गंधक चक्र में मृदा की कोई भूमिका नहीं होती है। कह रहा है कि यह कथन भी सही नहीं है, क्योंकि गंधक का विशाल भंडार मृदा तथा अवसादों के भीतर है। क्या है, क्योंकि दोस्तों गंधक का विशाल भंडार मृदा तथा अवसादों के भीतर है, जहां यह कार्बनिक जैविक रूप में कोयले, तेल तथा पीट के रूप में पाया जाता है, तथा इसी तरह अकार्बनिक निक्षेपों जैसे पाइराइट चट्टान एवं सल्फर चट्टानों में सल्फेट, सल्फाइड तथा कार्बनिक सल्फर के रूप में पाया जाता है। ठीक है, अतः दिए गए उपर्युक्त तीनों कथनों में से केवल तीसरा कथन ही सही है, अतः हम सही आंसर मार्क करेंगे विकल्प भी। इस पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है, चलिए 2017 में जो पूछा गया प्रश्न है दोस्तों हमारा मृदा यानी सॉइल से संबंधित, उसको हम देखेंगे यहाँ ध्यानपूर्वक क्या कह रहा है। ठीक है, ध्यानपूर्वक देखिएगा। चलिए, कह रहा दोस्तों कि निम्नलिखित कथनों पर क्या कीजिए दोस्तों, विचार कीजिए। ठीक है, कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर क्या कीजिए दोस्तों, विचार कीजिए। ठीक है, कह रहा है क्या हमारा कि राष्ट्रीय, ये कह रहा है दोस्तों देखें ध्यानपूर्वक कि राष्ट्रव्यापी मृदा स्वास्थ्य कार्ड स्कीम सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम का उद्देश्य है। क्या है, कह रहा है कि राष्ट्रव्यापी मृदा स्वास्थ्य कार्ड स्कीम सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम का उद्देश्य है। तो पहला पॉइंट देखें क्या कह रहा है यहाँ, कह रहा दोस्तों कि सिंचित कृषि योग्य क्षेत्र का क्या करना, विस्तार करना। कह रहा है सिंचित कृषि योग्य क्षेत्र का विस्तार करना। दूसरा पॉइंट देखेंगे, कह रहा है कि मृदा गुणवत्ता के आधार पर किसानों को दिए जाने वाले ऋण की मात्रा के आकलन में बैंकों को समर्थ बनाना। और तीसरा पॉइंट कह रहा है दोस्तों हमारा कृषि भूमि में उर्वरकों के अति उपयोग को रोकना। ठीक है, फिर देखें
कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कह रहा है दोस्तों कि राष्ट्रव्यापी मृदा स्वास्थ्य कार्ड स्कीम यानी कि सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम का उद्देश्य है, पहला पॉइंट कह रहा है कि सिंचित कृषि योग्य क्षेत्र का क्या करना, विस्तार करना। क्या है? सिंचित कृषि योग्य क्षेत्र का विस्तार करना। ठीक है। दूसरा पॉइंट कह रहा है दोस्तों कि मृदा गुणवत्ता के आधार पर किसानों को दिए जाने वाले ऋण की मात्रा के आकलन में बैंकों को समर्थ बनाना। क्या है? मृदा गुणवत्ता के आधार पर किसानों को दिए जाने वाले ऋण की मात्रा के आकलन में बैंकों को समर्थ बनाना और कृषि भूमि में उर्वरकों के अति उपयोग को रोकना। ठीक है। तो चलिए इसका आंसर हम देखेंगे दोस्तों क्या दिया गया है। ठीक है, ध्यानपूर्वक देखिएगा। सारे जो क्वेश्चन हम लोग हल करते चल रहे हैं वह आगामी परीक्षा की दृष्टि से दोस्तों हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए सारे प्रश्नों को आप लोग ध्यानपूर्वक देखते चले। चलिए आगे देखेंगे कौन इसका ऑप्शन क्या दिया गया है दोस्तों। इसके ऑप्शन को एक बार हम ध्यानपूर्वक देख लेंगे। ठीक है, सारे प्रश्नों को आप लोग ध्यानपूर्वक देखते चले। चलिए देखते हैं आगे हमारे इसके क्या दोस्तों ऑप्शन क्या दिए गए हैं। चलिए दोस्तों, हम लोगों ने दोस्तों पॉइंट जो दिए गए थे हमारे मृदा स्वास्थ्य कार्ड से संबंधित उसको हम लोगों ने देख लिया है और सही आंसर इसमें हम मार्क करेंगे ऑप्शन बी, केवल थर्ड हम बिल्कुल राइट आंसर इसका मार्क करेंगे। ठीक है, और इसकी व्याख्या दोस्तों एक बार हम देखेंगे, ध्यानपूर्वक देखिएगा इसकी व्याख्या क्या दिया गया है। चलिए देखिए, यहाँ देखें व्याख्या क्या दिया गया है, ध्यानपूर्वक हम देखेंगे दोस्तों। ठीक है, चलिए देखिए, कह रहा है दोस्तों कि मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना की शुरुआत सभी राज्यों या संघ शासित प्रदेशों में सभी खेतों की प्रजनन क्षमता का मूल्यांकन करने तथा 2 साल के चक्र में किसानों को नियमित रूप से मिट्टी के स्वास्थ्य कार्ड जारी करने के लिए की गई। क्या है? फिर से देखें ध्यानपूर्वक। कह रहा दोस्तों हमारा कि मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना की शुरुआत सभी राज्यों और संघ शासित प्रदेशों में सभी खेतों की प्रजनन क्षमता का मूल्यांकन तथा 2 साल के चक्र में किसानों को नियमित रूप से मिट्टी के स्वास्थ्य कार्ड जारी करने के लिए की गई है। ठीक है, इसका ऋण की मात्रा के आकलन में बैंकों को समर्थ बनाने से कोई संबंध नहीं है, अतः विकल्प बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर मार्क करेंगे। इस पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है, चलिए जो सॉइल टॉपिक से 2014 में पूछे गए प्रश्न है उसकी तरफ हम बढ़ेंगे दोस्तों। ध्यानपूर्वक देखिएगा, सारे प्रश्न हमारी आगामी परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए देखें यहाँ क्या कह रहा है। कह रहा है दोस्तों कि भारत में मृदा अपक्षय या समस्या निम्नलिखित में से किससे या किन से संबंधित है। ठीक है, देखें फिर से, कह रहा है कि भारत में मृदा अपक्षय समस्या निम्नलिखित में से किससे या किन से संबंधित है। तो यहाँ सही आंसर क्या हम मार्क करेंगे, यानी कि दोस्तों हम सही आंसर मार्क करेंगे। कह रहा है नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए, तो सही आंसर मार्क करेंगे ऑप्शन बी, केवल सेकंड। यानी कि दोस्तों क्या सही आंसर हो जाएगा हमारा वनोन्मूलन। ठीक है, क्या है? वनोन्मूलन। ठीक है, कह रहा डिफॉरेस्टेशन हो जाएगा हमारा दोस्तों सही आंसर। भारत में मृदा अपक्षय समस्या निम्नलिखित में से किससे या किनसे संबंधित है। तो पहला कह रहा है दोस्तों वेदिका कृषि, जो कि बिल्कुल गलत है। फिर कह रहा है दोस्तों हमारा वनोन्मूलन, यह पॉइंट सही होगा। जबकि थर्ड कह रहा है उष्णकटिबंधीय जलवायु, तो यह भी पॉइंट हमारा गलत दिया गया है। ठीक है, फर्स्ट और थर्ड पॉइंट गलत दिया गया दोस्तों, सेकंड पॉइंट सही है। और कह रहा है कि नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए, तो सही आंसर मार्क करेंगे ऑप्शन बी, केवल सेकंड। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिएगा। प्रश्न कह रहा था कि भारत में मृदा अपक्षय समस्या निम्नलिखित में से किससे या से संबंधित है, तो याद रखिए दोस्तों वनोन्मूलन यानी कि डिफॉरेस्टेशन हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। सही आंसर ऑप्शन बी, केवल सेकंड हम मार्क करेंगे। ठीक है, चलिए सॉइल से पूछा गया 2013 में जो हमारा प्रश्न है उसको देखेंगे दोस्तों, यहां ध्यानपूर्वक देखिएगा। चलिए देखिए क्या कह रहा है। चलिए देखिए, भारत में लेटराइट मिट्टियों के बारे में कुछ यहाँ स्टेटमेंट दिए गए हैं दोस्तों, उसको हम देखेंगे। ठीक है, लेटराइट मृदा से संबंधित कुछ पॉइंट यहाँ परीक्षा में पूछे गए हैं, ध्यानपूर्वक देखें। कह रहा है कि भारत की लेटराइट मिट्टियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन हमारे क्या है दोस्तों सही है। क्या है? भारत की लेटराइट मिट्टियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। तो पहला पॉइंट कह रहा है कि वे साधारणतः लाल रंग की होती हैं। क्या है? वे साधारणतः लाल रंग की होती हैं। ठीक है, फिर देखिए क्या कह रहा है दोस्तों कि वे नाइट्रोजन और पोटास से क्या होती हैं दोस्तों, समृद्ध होती हैं। ठीक है, वे नाइट्रोजन और पोटास से समृद्ध होती हैं, जो कि हमारा बिल्कुल गलत स्टेटमेंट दिया गया है। ठीक है, फिर तीसरा क्या कह रहा है कि उनका राजस्थान और उत्तर प्रदेश में क्या है दोस्तों, अच्छा विकास हुआ है। क्या है? कह रहा है कि उनका राजस्थान और उत्तर प्रदेश में अच्छा विकास हुआ है, तो यह भी स्टेटमेंट गलत है। और हमारा चौथा पॉइंट कह रहा है दोस्तों कि इन मिट्टियों में दोस्तों टैपियोका और काजू की क्या है दोस्तों, अच्छी उपज होती है। ठीक है, क्या है? कह रहा है दोस्तों कि इन मिट्टियों में टैपियोका और काजू की अच्छी उपज होती है, तो यह पॉइंट दोस्तों हमारा सही है। तो सही आंसर मार्क करेंगे। फिर से देखें कि भारत की लेटराइट मिट्टियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन कौन से कथन सही हैं। तो पहला पॉइंट कह रहा है कि वे साधारणतः लाल रंग की होती हैं, बिल्कुल राइट आंसर है दोस्तों। दूसरा पॉइंट कह रहा है कि वे नाइट्रोजन और पोटास से समृद्ध होती हैं, तो यह स्टेटमेंट हमारा गलत दिया गया है। तीसरा
तीसरा पॉइंट कह रहा है कि उनका राजस्थान और उत्तर प्रदेश में अच्छा विस्तार हुआ है, तो यह पॉइंट हमारा गलत है दोस्तों। क्या है कि उनका राजस्थान और उत्तर प्रदेश में अच्छा विकास हुआ है, तो यह स्टेटमेंट भी गलत है। और फोर्थ कह रहा है कि इन मिट्टियों में टेपियोका और काजू की अच्छी उपज होती है, तो यह स्टेटमेंट हमारा सही है। तो सही आंसर हम मार्क करेंगे दोस्तों ऑप्शन सी, यानी कि फर्स्ट और फोर्थ पॉइंट सही हैं, सेकंड और थर्ड पॉइंट दोस्तों हमारे गलत दिए गए हैं। ठीक है, चलिए व्याख्या इसकी देखेंगे, इंपॉर्टेंट है, ध्यानपूर्वक देखिएगा। चलिए देख लेते हैं इसकी व्याख्या क्या दिया गया है, देखें यहाँ ध्यानपूर्वक देखेंगे दोस्तों। चलिए देखिए, कह रहा दोस्तों हमारा कि लेटराइट मृदाएं दोस्तों उच्च तापमान व भारी वर्षा के क्षेत्र में क्या हैं, विकसित होती हैं। ठीक है, याद रखें क्या है हमारा, कह रहा दोस्तों कि लेटराइट मृदाएं दोस्तों हमारी उच्च तापमान व भारी वर्षा के क्षेत्र में क्या होती हैं दोस्तों, विकसित होती हैं। ठीक है, ये मृदाएं दोस्तों उष्णकटिबंधीय वर्षा, आर्द्र एवं शुष्क ऋतुओं की बारंबारता के कारण हुए तीव्र निच्छालन का परिणाम है। क्या है ये मृदाएं दोस्तों, उष्णकटिबंधीय वर्षा, आर्द्र एवं शुष्क ऋतुओं की बारंबारता के कारण हुए तीव्र निच्छालन का परिणाम है। और वर्षा के साथ चूना तथा सिलिका तो निक्षालित हो जाते हैं। क्या है, वर्षा के साथ चूना तथा सिलिका तो निक्षालित हो जाते हैं, लेकिन लोहे के ऑक्साइड और एल्युमिनियम के यौगिक से भरपूर मृदाएं शेष रह जाती हैं। ठीक है, कह रहा है दोस्तों हमारा क्या कि लोहे के ऑक्साइड की अधिकता के कारण क्या होता है, इसका रंग लाल होता है। अतः स्टेटमेंट एक हमारा, यानी कि स्टेटमेंट फर्स्ट हमारा बिल्कुल राइट दिया गया है। ठीक है, चलिए दूसरा देखें क्या कह रहा है। कह रहा दोस्तों कि लेटराइट मृदाओं में जैव पदार्थ नाइट्रोजन, पोटास, फास्फेट व कैल्शियम की क्या होती है दोस्तों, कमी होती है। ध्यानपूर्वक देखेंगे कि लेटराइट मृदाओं में दोस्तों जैव पदार्थ नाइट्रोजन, पोटास, फास्फेट व कैल्शियम की कमी होती है तथा लौह ऑक्साइड एवं एल्युमिनियम ऑक्साइड की क्या होती है दोस्तों, अधिकता होती है। फिर से इस पॉइंट को देखें कि लेटराइट मृदाओं में दोस्तों जैव पदार्थ नाइट्रोजन, पोटास, फास्फेट व कैल्शियम की कमी होती है तथा लौह ऑक्साइड एवं एल्युमिनियम ऑक्साइड की क्या होती है दोस्तों, अधिकता होती है। इस पॉइंट को याद रखिए, इसीलिए हम लोगों ने जो हमारा पॉइंट सेकंड दिया था उसको गलत मार्क किया था। ठीक है, आगे देखें। कह रहा दोस्तों हमारा कि लेटराइट मृदाओं का विकास मुख्य रूप से प्रायद्वीपीय पठार के ऊंचे क्षेत्रों में हुआ है। क्या है, लेटराइट मृदाओं का विकास मुख्य रूप से प्रायद्वीपीय पठार के ऊंचे क्षेत्रों में हुआ है। पश्चिमी घाट, ठीक है दोस्तों, पूर्वी घाट, राजमहल पहाड़ियां, सतपुड़ा एवं विंध्य के शिखरों पर इनका पर्याप्त विकास हुआ है। ये मिट्टियां उत्तर प्रदेश एवं राजस्थान में नहीं मिलती हैं, इसीलिए हम लोगों ने पॉइंट थर्ड को क्या किया था, गलत मार्क किया था। ठीक है, चलिए देखें हमारा तीसरा पॉइंट क्या कह रहा है, यहाँ ध्यानपूर्वक देखिएगा। कह रहा है दोस्तों कि तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश व केरल में क्या है, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश व केरल में दोस्तों काजू, टेपियोका, मसाले आदि की खेती के लिए ये मृदाएं क्या हैं, सबसे दोस्तों क्या हैं, उपयुक्त हैं। ठीक है, फिर देखें क्या कह रहा है यहाँ पे, ध्यानपूर्वक देखिएगा। कह रहा दोस्तों कि तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश व केरल में काजू, टेपियोका, मसाले आदि की खेती के लिए ये मृदाएं क्या हैं दोस्तों, सर्वाधिक उपयुक्त हैं। ठीक है, याद रखें तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश व केरल में। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे दोस्तों। 2013 में जो पूछा गया हमारा दूसरा प्रश्न है, यहाँ ध्यानपूर्वक देखिए। चलिए दोस्तों देखेंगे, कह रहा है कि भू संरक्षण की परिरेखा बंधन विधि का प्रयोग कहाँ के लिए होता है। क्या है, ध्यानपूर्वक प्रश्न फिर से देखें। कह रहा है कि भू संरक्षण की परिरेखा बंधन विधि का प्रयोग कहाँ के लिए होता है, तो इसका सही आंसर दोस्तों जो मार्क करेंगे वह है उपर्युक्त में से कोई नहीं। ठीक है, फिर से देखिए क्या कह रहा है। कह रहा दोस्तों कि भू संरक्षण की परिरेखा बंधन विधि का प्रयोग कहाँ के लिए होता है, तो याद रखें दोस्तों सही आंसर मार्क करेंगे उपर्युक्त में से कोई नहीं। व्याख्या इसकी हम देखेंगे, चले देखें। कह रहा दोस्तों समोच्च बांध निर्माण यानी कि दोस्तों कंटूर बंडिंग को क्या है, कंटूर जुताई या समोच्च जुताई तथा कंटूर कृषि के नाम से भी जाना जाता है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। क्या कह रहा है, ध्यानपूर्वक देखें। कह रहा दोस्तों कि समोच्च बांध निर्माण या कंटूर बंडिंग को कंटूर जुताई, समोच्च जुताई तथा कंटूर कृषि के नाम से भी जाना जाता है। कह रहा है यह मृदा संरक्षण हेतु एक कृषि तकनीक है जिसके तहत दोस्तों किसी क्या है, ढाल युक्त भूमि पर उसके समोच्च रेखाओं, एक समान ऊंचाई रखने वाले बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा पर वृक्ष लगाकर तथा पत्थरों को रखकर क्या है, अवरोध उत्पन्न किया जाता है। क्या है, फिर देखें। समोच्च बांध निर्माण या कंटूर बंडिंग को दोस्तों कंटूर जुताई, समोच्च जुताई तथा कंटूर कृषि के नाम से भी जाना जाता है। कह रहा है यह मृदा संरक्षण हेतु एक कृषि तकनीक है जिसके तहत दोस्तों किसी ढाल युक्त भूमि पर उसके समोच्च रेखाओं यानी कि एक समान ऊंचाई रखने वाले बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा, ध्यानपूर्वक यहाँ देखें क्या कह रहा है, इसकी डिटेल व्याख्या आगे हम जो दिया गया उसको देखेंगे, यहाँ ध्यानपूर्वक देखते रहें। ठीक है, चलिए देखें, यहाँ देखें इसकी डिटेल जो व्याख्या दी गई है, ध्यानपूर्वक देखें दोस्तों, यहाँ पे दी गई है। ठीक है, देखिए, चलिए देखिए। ठीक है, कह रहा दोस्तों एक समान ऊंचाई रखने वाले क्या है, बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा पर वृक्ष लगाकर तथा पत्थरों को रखकर अवरोध उत्पन्न किया जाता है। कह रहा है कि ये समोच्च अवरोध भारी वर्षा के दौरान
अवनलिकाओं के निर्माण एवं परत अपरदन को क्या करते हैं दोस्तों, रोकते हैं, जो कि मृदा अपरदन के क्या हैं, प्रमुख कारक हैं। ठीक है। यह जल गतिरोध मृदा में जल के अधिक देर तक निस्पंदन को भी बढ़ावा देता है। क्या है, यह जल गतिरोध मृदा में जल के अधिक देर तक निस्पंदन को भी बढ़ावा देता है। इस प्रकार दोस्तों कंटूर बंडिंग मृदा अपरदन को रोकने एवं मृदा संरक्षण की क्या है दोस्तों, एक तकनीक है। ठीक है। क्या है, इस प्रकार कंटूर बंडिंग दोस्तों क्या है, मृदा अपरदन को रोकने एवं मृदा संरक्षण की एक तकनीक है। ठीक है। नोट देखें क्या कह रहा है, यह विधि उन क्षेत्रों में अधिक कारगर होती है दोस्तों जहां पर तीव्र ढाल एवं अधिक जल वर्षा के कारण तेज गति से क्या होता है, अपरदन होता है। जैसे दक्षिण तथा दक्षिण पूर्व एशिया में क्या है, पर्वतीय ढाल। फिर देखें, यह विधि उन क्षेत्रों में अधिक कारगर होती है जहां पर तीव्र ढाल एवं अधिक जल वर्षा के कारण तेज गति से अपरदन होता है। जैसे दक्षिण तथा दक्षिण पूर्व एशिया में क्या है, पर्वतीय ढाल। इस पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है। चलिए 2013 में दोस्तों जो हमारा पूछा गया तीसरा प्रश्न है उसको ध्यानपूर्वक यहाँ देखिएगा। ठीक है। चलिए देखिए क्या कह रहा है, ध्यानपूर्वक देखें यहाँ। ठीक है। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से मृदा में नाइट्रोजन को बढ़ाता है या बढ़ाते हैं। ठीक है। फिर देखिए कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से मृदा में क्या है दोस्तों, हमारे नाइट्रोजन को बढ़ाता है या बढ़ाते हैं। ठीक है। तो पहला पॉइंट कह रहा है दोस्तों जंतुओं द्वारा यूरिया का उत्सर्जन। ठीक है। पहला कह रहा है जंतुओं द्वारा यूरिया का उत्सर्जन। ठीक है दोस्तों। दूसरा पॉइंट कह रहा है मनुष्यों द्वारा कोयले का जलाना। और तीसरा पॉइंट कह रहा है दोस्तों क्या है, हमारा वनस्पति की मृत्यु। ठीक है। तो इसमें जो सही आंसर मार्क करेंगे दोस्तों वह है क्या, सही आंसर बिल्कुल हम मार्क करेंगे वह है दोस्तों ऑप्शन सी, केवल फर्स्ट और थर्ड। ठीक है। फिर देखिए निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से मृदा में नाइट्रोजन को बढ़ाता है या बढ़ाते हैं। तो पहला पॉइंट दिया गया है जंतुओं द्वारा यूरिया का उत्सर्जन, बिल्कुल सही है दोस्तों, यह पॉइंट हमारा सही है। दूसरा कह रहा है मनुष्यों द्वारा कोयला को जलाना, यह पॉइंट हमारा गलत दिया गया है। तीसरा पॉइंट कह रहा है दोस्तों वनस्पति की मृत्यु, तो यह भी पॉइंट हमारा सही है। हम लोगों ने सही आंसर मार्क किया ऑप्शन सी, केवल फर्स्ट और थर्ड। ठीक है। ध्यानपूर्वक देखें यहाँ क्या कह रहा है। कह रहा दोस्तों हमारी व्याख्या यहाँ देखेंगे। व्याख्या दिया गया है कि नाइट्रोजन चक्र के अंतर्गत मृदा में नाइट्रोजन की मात्रा जंतुओं द्वारा यूरिया के उत्सर्जन तथा वनस्पति की मृत्यु से बढ़ती है। क्या है, फिर देखें नाइट्रोजन चक्र के अंतर्गत मृदा में नाइट्रोजन की मात्रा जंतुओं द्वारा यूरिया के उत्सर्जन तथा वनस्पति की मृत्यु से क्या होती है, बढ़ती है। और दूसरा पॉइंट देखें कि कोयले के जलने से वातावरण में दोस्तों नाइट्रोजन के ऑक्साइड का उत्सर्जन होता है, या नाइट्रोजन सीधे मृदा में नहीं पहुंच पाता है। ठीक है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। फिर से एक बार प्रश्न देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से मृदा में नाइट्रोजन को बढ़ाता है या बढ़ाते हैं। तो पहला पॉइंट कह रहा है दोस्तों जंतुओं द्वारा यूरिया का उत्सर्जन, दूसरा पॉइंट कह रहा है कि मनुष्यों द्वारा कोयले का जलाना, और तीसरा पॉइंट कह रहा है दोस्तों वनस्पति की मृत्यु। ठीक है। तो इसमें दोस्तों क्या है, जो सही आंसर मार्क करेंगे वह है ऑप्शन सी, केवल फर्स्ट और थर्ड। क्या है, सही आंसर मार्क करेंगे ऑप्शन सी, केवल फर्स्ट और थर्ड। यानी कि दोस्तों कह रहा है हमारा व्याख्या देखें, नाइट्रोजन चक्र के अंतर्गत मृदा में नाइट्रोजन की मात्रा जंतुओं द्वारा यूरिया के उत्सर्जन तथा वनस्पति की मृत्यु से क्या होती है दोस्तों, बढ़ती है। ठीक है। कह रहा है नाइट्रोजन चक्र के अंतर्गत मृदा में नाइट्रोजन की मात्रा जंतुओं द्वारा यूरिया के उत्सर्जन तथा वनस्पति की मृत्यु से बढ़ती है। ठीक है। फिर कह रहा है कि कोयले के जलने से वातावरण में नाइट्रोजन के ऑक्साइड का उत्सर्जन होता है, या नाइट्रोजन सीधे मृदा में नहीं पहुंच पाती है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। सही आंसर हम लोगों ने मार्क किया ऑप्शन सी, केवल फर्स्ट और थर्ड। ठीक है। चलिए जो हमारा सॉइल टॉपिक से दोस्तों 2011 में पूछा गया प्रश्न है उसको हम लोग देख लेते हैं, फिर बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट टॉपिक एग्रीकल्चर यानी कि कृषि की तरफ। ठीक है। ध्यानपूर्वक यहाँ देखें, 2011 में जो हमारा सॉइल टॉपिक से पूछा गया प्रश्न है उसको हम देखेंगे। चलिए देखें यहाँ क्या कह रहा है प्रश्न। कह रहा दोस्तों कि मृदा का लवणीभवन मृदा में एकत्रित सिंचित जल के वाष्पीकृत होने से पीछे छूटे नमक और खनिजों से उत्पन्न होता है। क्या है, कह रहा है कि मृदा का लवणीभवन मृदा में एकत्रित सिंचित जल के वाष्पीकृत होने से पीछे छूटे नमक और खनिजों से उत्पन्न होता है। सिंचित भूमि पर लवणीभवन का क्या है दोस्तों, क्या प्रभाव पड़ता है, यही हमारा प्रश्न में पूछा जा रहा है। फिर देखें कह रहा है दोस्तों कि हमारा मृदा का लवणीभवन मृदा में एकत्रित सिंचित जल के वाष्पीकृत होने से पीछे छूटे नमक और खनिजों से उत्पन्न होता है। सिंचित भूमि पर लवणीभवन का क्या प्रभाव पड़ता है, यही प्रश्न में पूछा जा रहा है। तो इसका सही आंसर मार्क करेंगे, या कुछ मृदाओं को क्या दोस्तों अपारगम्य बना देता है। ठीक है। फिर से एक बार और प्रश्न पढ़ेंगे दोस्तों, देखेंगे क्या कह रहा है, ध्यानपूर्वक देखिए। कह रहा है कि मृदा का लवणीभवन मृदा में एकत्रित सिंचित जल के वाष्पीकृत होने से पीछे छूटे नमक और खनिजों से उत्पन्न होता है, और सिंचित भूमि पर लवणीभवन का क्या प्रभाव पड़ता है। तो सही आंसर मार्क करेंगे ऑप्शन बी, या कुछ मृदाओं को क्या दोस्तों अपारगम्य बना देता है। ठीक है। फिर देखें मृदा का लवणीभवन मृदा में एकत्रित सिंचित जल के वाष्पीकृत होने से पीछे छूटे नमक और खनिजों से उत्पन्न होता है। सिंचित भूमि पर लवणीभवन का क्या प्रभाव पड़ता है। तो सही आंसर मार्क करेंगे ऑप्शन बी, या कुछ मृदाओं को अपारगम्य बना देता है। ठीक है। चलिए यहाँ व्याख्या देख लेते हैं इसकी क्या दिया गया, ध्यानपूर्वक देखिए।
कह रहा दोस्तों कि मृदा में लवणीयता की समस्या उन क्षेत्रों में होती है जहां वाष्पीकरण की दर क्या है, वर्षण दर से अधिक होती है। फिर देखें, मृदा में लवणीयता की समस्या उन क्षेत्रों में होती है जहां वाष्पीकरण की दर वर्षण दर से क्या होती है, अधिक होती है। ऐसी स्थिति में केशिकत्व क्रिया द्वारा मृदा में विद्यमान सोडियम, कैल्शियम और मैग्नीज के लवणीय तथा क्षारीय तत्वों का जल के साथ सतह पर क्या होता है दोस्तों, आगमन होता है। क्या है, ऐसी स्थिति में केशिकत्व क्रिया द्वारा मृदा में विद्यमान सोडियम, कैल्शियम और मैग्नीज के लवणीय तथा क्षारीय तत्वों का जल के साथ सतह पर आगमन होता है। इस दौरान जल का वाष्पीकरण हो जाता है तथा सोडियम युक्त सभी लवण मृदा की ऊपरी सतह पर ही छूटकर लवण की एक परत के रूप में जमा हो जाते हैं। यह संपूर्ण क्रिया मृदा का लवणीभवन कहलाती है। ठीक है, फिर से देखें क्या कह रहा है कि मृदा में लवणीयता की समस्या उन क्षेत्रों में होती है जहां वाष्पीकरण की दर क्या है, वर्षण दर से अधिक होती है। ऐसी स्थिति में केशिकत्व क्रिया द्वारा मृदा में विद्यमान सोडियम, कैल्शियम और मैग्नीज के लवणीय तथा क्षारीय तत्वों का जल के साथ सतह पर आगमन होता है। इस दौरान जल का वाष्पीकरण हो जाता है तथा सोडियम युक्त सभी लवण मृदा की ऊपरी सतह पर ही छूटकर लवण की एक परत के रूप में जमा हो जाते हैं। यह संपूर्ण प्रक्रिया दोस्तों मृदा का लवणीभवन कहलाती है। ठीक है, आगे देखें, कह रहा है कि लवणीभवन होने से दोस्तों मृदा क्या हो जाती है, अपारगम्य हो जाती है। इस प्रकार की लवणीय एवं क्षारीय मृदाएं कृषि कार्यों के लिए उपयुक्त नहीं होती हैं। भारत के नहरों द्वारा अति सिंचित भागों में मृदा के लवणीभवन की समस्या आम है। ठीक है, फिर देखें आगे पॉइंट क्या कह रहा है कि भारत के लगभग 80 लाख हेक्टेयर भूमि पर लवणीयता एवं क्षारीयता की समस्याएं व्याप्त हैं। भारत के डेल्टाई क्षेत्रों में लवणीय, दलदली और लंबी घास एवं झाड़ियों वाले क्षेत्र मौजूद हैं जिन पर कृषि नहीं होती है। कच्छ के रण में भी अत्यधिक लवणता यानी कि कैल्शियम क्लोराइड विद्यमान है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अब पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ दोस्तों। वह है हमारा क्या, कृषि यानी कि एग्रीकल्चर से संबंधित जो हमारे प्रश्न पूछे गए हैं उनको हम देखेंगे। ठीक है, ध्यानपूर्वक देखिएगा क्या कह रहा है। ठीक है, हमारा टॉपिक अब स्टार्ट होगा दोस्तों, कृषि यानी कि एग्रीकल्चर। ठीक है, 2023 में पूछा गया जो हमारा प्रश्न है, हमारा सब्जेक्ट चल रहा था दोस्तों भारत एवं विश्व का भूगोल। ठीक है, और टॉपिक देख रहे थे हम कृषि यानी कि एग्रीकल्चर। चलिए देखिए पहला पॉइंट क्या कह रहा है दोस्तों कि चीन की तुलना में भारत के पास अधिक कृषि योग्य क्षेत्र है। क्या है, कह रहा दोस्तों कि चीन की तुलना में भारत के पास अधिक कृषि योग्य क्षेत्र है। ठीक है, फिर दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है दोस्तों कि चीन की तुलना में भारत में सिंचित क्षेत्र का अनुपात अधिक है। क्या है, चीन की तुलना में भारत में सिंचित क्षेत्र का अनुपात अधिक है। तीसरा पॉइंट कह रहा है कि चीन की तुलना में भारत की कृषि में प्रति हेक्टेयर औसत उत्पादकता क्या है, अधिक है। क्या है, चीन की तुलना में भारत की कृषि में प्रति हेक्टेयर औसत उत्पादकता अधिक है। ठीक है, तो इसमें कह रहा है उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं, तो सही आंसर मार्क करेंगे दोस्तों, वह है हमारे केवल 2 कथन इसमें सही दिए गए हैं। ठीक है, सही आंसर मार्क करेंगे केवल 2। फिर देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला पॉइंट कह रहा दोस्तों कि चीन की तुलना में भारत के पास अधिक क्या है, कृषि योग्य क्षेत्र है। ठीक है, दूसरा पॉइंट कह रहा दोस्तों कि चीन की तुलना में भारत में सिंचित क्षेत्र का अनुपात अधिक है। और तीसरा पॉइंट कि चीन की तुलना में भारत की कृषि में प्रति हेक्टेयर औसत उत्पादकता क्या है, अधिक है। ठीक है, तो इसमें सही आंसर मार्क करेंगे ऑप्शन बी केवल 2। ठीक है, एक बार और देखें कि कह रहा है कि चीन की तुलना में भारत के पास अधिक कृषि योग्य क्षेत्र है। क्या है, फिर दूसरा कह रहा है कि चीन की तुलना में भारत में सिंचित क्षेत्र का अनुपात अधिक है। और तीसरा पॉइंट कह रहा है कि चीन की तुलना में भारत की कृषि में प्रति हेक्टेयर औसत उत्पादकता अधिक है। तो उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं, तो सही आंसर मार्क करेंगे ऑप्शन बी, केवल 2 कथन इसमें सही दिए गए हैं। ठीक है, चलिए इसकी डिटेल व्याख्या हम देखते हैं क्या दिया गया है। ध्यानपूर्वक सारे प्रश्नों को देखते रहें। आगामी परीक्षा की दृष्टि से सारे प्रश्न दोस्तों हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे, इसलिए ध्यानपूर्वक देख। चलिए दोस्तों इसकी व्याख्या हम देखेंगे। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ व्याख्या क्या कह रहा है, ध्यानपूर्वक देखिएगा। चलिए देखिए क्या कह रहा है दोस्तों, कह रहा है कि कृषि योग्य भूमि वह भूमि है जिसका उपयोग फसलों को उगाने हेतु किया जा सकता है। ठीक है, एग्रीकल्चर क्या है दोस्तों, एग्रीकल्चर लैंड की बात कर रहा है। ठीक है, तो देखें यहाँ कह रहा है हमारा क्या कि कृषि योग्य भूमि वह भूमि है दोस्तों जिसका उपयोग फसलों को उगाने हेतु किया जा सकता है। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। फिर से देखें कि कृषि योग्य भूमि वह भूमि है जिसका उपयोग फसलों को उगाने हेतु किया जा सकता है। कृषि योग्य भूमि दोस्तों देश की कृषि क्षमता एवं खाद्य सुरक्षा का क्या है, महत्वपूर्ण संकेतक यानी कि दोस्तों इंडिकेटर है। क्या है, कृषि योग्य भूमि देश की कृषि क्षमता एवं खाद्य सुरक्षा का महत्वपूर्ण संकेतक यानी कि दोस्तों क्या है, इंडिकेटर है। ठीक है, पहला पॉइंट देखिए यहाँ पे ध्यानपूर्वक क्या कह रहा है, देखें कह रहा दोस्तों कि विश्व जनसंख्या समीक्षा के अनुसार भारत के पास 156.1 मिलियन हेक्टेयर कृषि योग्य भूमि है, जो इसके कुल भूमि क्षेत्र का क्या है दोस्तों, लगभग 47% है। फिर देखिए
विश्व जनसंख्या समीक्षा के अनुसार दोस्तों भारत के पास 156.1 मिलियन हेक्टेयर क्या है, कृषि योग्य भूमि है, जो इसके कुल भूमि क्षेत्र का दोस्तों क्या है, लगभग 47% है। ठीक है, फिर देखिए अगला पॉइंट क्या कह रहा है कि चीन के पास 119.5 मिलियन हेक्टेयर कृषि योग्य भूमि है, जो उसके कुल भूमि क्षेत्र का लगभग 12% है। ठीक है, भारत के पास चीन की तुलना में अधिक कृषि योग्य भूमि है, क्योंकि इसमें मैदानी एवं नदी घाटियों का एक बड़ा हिस्सा शामिल है, जो खेती हेतु क्या है दोस्तों, उपयुक्त है। ठीक है, फिर देखें चीन में अधिक पहाड़ी तथा रेगिस्तानी क्षेत्र है, जो खेती के लिए उपयुक्त नहीं है, इसीलिए हमारा कथन एक क्या था, सही था। ठीक है, फिर देखिए आगे हम देखेंगे क्या दे रहा है, ध्यानपूर्वक देखिएगा। चलिए देखिए यहाँ पे, ठीक है, चलिए देखिए कह रहा दोस्तों हमारा क्या, ध्यानपूर्वक यहाँ देखें, चलिए देखें, चलिए देखिए दूसरा पॉइंट देखिए, कह रहा दोस्तों कि सिंचित क्षेत्र का अनुपात भारत में लगभग 48% है और चीन में 40 से 41% है। क्या है, सिंचित क्षेत्र का अनुपात दोस्तों भारत में लगभग 48% है और चीन में क्या है, 40 से 41% है। इसका मतलब यह है कि चीन की तुलना में भारत में सिंचाई के तहत कृषि योग्य भूमि का प्रतिशत अधिक है। ठीक है, फिर देखिए हालांकि चीन ने जल की कमी से निपटने और कृषि उत्पादकता बढ़ाने हेतु सिंचाई के बुनियादी ढांचे एवं प्रौद्योगिकी जैसे बांध, नहर, पंप, स्प्रिंकलर तथा ड्रिप सिस्टम में अधिक निवेश किया है। भारत की सिंचाई के लिए वर्षा व भूजल पर बड़ी निर्भरता है, जो परिवर्तनशीलता एवं कमी से क्या है दोस्तों, प्रभावित है। अतः कथन 2 भी हमारा क्या है दोस्तों, सही है। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिएगा। फिर देखें आगे पॉइंट क्या कह रहा है कि कृषि में उत्पादकता को भूमि के प्रति इकाई क्षेत्र की उपज से मापा जा सकता है। क्या है, कृषि में उत्पादकता को दोस्तों भूमि के प्रति इकाई क्षेत्र की उपज से मापा जा सकता है, जो कि प्रति हेक्टेयर या एकड़ में उत्पादित फसल की मात्रा है। ठीक है, फिर देखें यहाँ आगे पॉइंट क्या कह रहा है कि भारतीय कृषि में प्रति हेक्टेयर औसत उत्पादकता चावल हेतु 2.4 टन और गेहूं के लिए 3 टन है, जबकि चीन में यह चावल हेतु 6.7 टन और गेहूं के लिए 5 टन है। अतः कथन 3 हम लोगों ने गलत मार्क किया था। ठीक है, तो हमारा जो सही आंसर था वह केवल 2 पॉइंट सही दिए गए थे, 1 पॉइंट हमारा गलत दिया गया था। तो प्रश्न पूछ रहा था कि उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं, तो याद रखें केवल 2 कथन सही है, 1 पॉइंट हमारा गलत दिया गया था। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिएगा। चलिए 2022 में पूछे गए प्रश्न को एक बार देखेंगे क्या कह रहा है, ध्यानपूर्वक देखिएगा। चलिए देखें, हमारा टॉपिक चल रहा था दोस्तों, वह है एग्रीकल्चर यानी कि कृषि। ठीक है, ध्यानपूर्वक देखिए यहाँ क्या कह रहा है, चलिए देखिए, चलिए देखिए दोस्तों, कह रहा है कि निम्नलिखित राज्यों पर क्या कीजिए, विचार कीजिए। ठीक है, निम्नलिखित राज्यों पर विचार कीजिए। ठीक है, चलिए कह रहा है दोस्तों आंध्र प्रदेश, केरल, हिमाचल प्रदेश और त्रिपुरा। क्या है, ध्यानपूर्वक देखें, आंध्र प्रदेश, केरल, हिमाचल प्रदेश और त्रिपुरा। ठीक है, ध्यानपूर्वक देखिएगा क्या कह रहा है। चलिए प्रश्न कह रहा है दोस्तों उपर्युक्त में से कितने आम तौर पर चाय उत्पादक राज्य के रूप में क्या जाने जाते हैं, तो सही आंसर मार्क करेंगे सभी चारों राज्य। क्या है, फिर देखिए कह रहा दोस्तों, ध्यानपूर्वक देखिएगा, फिर से देखिए क्या कह रहा है। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि निम्नलिखित राज्यों पर क्या कीजिए, विचार कीजिए। ठीक है, आंध्र प्रदेश, केरल, हिमाचल प्रदेश और त्रिपुरा। कह रहा है कि उपर्युक्त में से कितने आमतौर पर चाय उत्पादक राज्य के रूप में जाने जाते हैं, तो इसका सही आंसर मार्क करेंगे दोस्तों सभी चारों राज्य। ठीक है, यहाँ देखें कह रहा दोस्तों कि भारतीय चाय बोर्ड की वार्षिक रिपोर्ट, क्या है, भारतीय चाय बोर्ड की वार्षिक रिपोर्ट वर्ष 2019-20 के अनुसार सामान्यतः चाय उत्पादक राज्य असम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल और हिमाचल प्रदेश हैं। ठीक है, फिर कह रहा है नोट, ज्ञात स्रोतों के अनुसार आंध्र प्रदेश आमतौर पर चाय उत्पादक राज्य के रूप में नहीं जाना जाता, परंतु संघ लोक सेवा आयोग ने अपने आंसर की में आंध्र प्रदेश को भी चाय उत्पादक राज्य के रूप में शामिल किया है। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिएगा। क्या कह रहा है, फिर देखें कि निम्नलिखित राज्यों पर विचार कीजिए। पहला पॉइंट कह रहा है, पहला आंध्र प्रदेश, दूसरा केरल, तीसरा हिमाचल प्रदेश और चौथा त्रिपुरा। कह रहा है कि उपर्युक्त में से कितने आमतौर पर चाय उत्पादक राज्य के रूप में जाने जाते हैं, तो सही आंसर मार्क करेंगे सभी चारों राज्य। ठीक है, ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर मार्क करेंगे। व्याख्या देखें, भारतीय चाय बोर्ड की वार्षिक रिपोर्ट वर्ष 2019-20 के अनुसार सामान्यतः चाय उत्पादक राज्य दोस्तों असम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल। क्या है, असम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल और हिमाचल प्रदेश हैं। नोट देखें, कह रहा क्या कह रहा है दोस्तों कि ज्ञात स्रोतों के अनुसार आंध्र प्रदेश आमतौर पर चाय उत्पादक राज्य के रूप में नहीं जाना जाता, परंतु संघ लोक सेवा आयोग ने अपने आंसर की में आंध्र प्रदेश को भी चाय उत्पादक राज्य के रूप में शामिल किया है। तो हम लोगों ने सही आंसर मार्क किया था ऑप्शन डी, यानी कि सभी चारों राज्य हमारे चाय उत्पादक राज्य के रूप में जाने जाते हैं, यानी कि टी प्रोड्यूसिंग स्टेट के रूप में जाने जाते हैं। इस पॉइंट को याद रखिएगा। चलिए 2022 में दोस्तों हमारा दूसरा प्रश्न पूछा गया है, उसको एक बार हम देखेंगे। टॉपिक चल रहा था एग्रीकल्चर, ठीक है, यानी कि कृषि। ठीक है, ध्यानपूर्वक देखिएगा क्या कह रहा है हमारा आगे का प्रश्न। 2022 में पूछा गया प्रश्न है, ध्यानपूर्वक देखिएगा। कह रहा दोस्तों कि कृषि की
धान गहनता प्रणाली का जिसमें धान के खेतों का बारी बारी से क्या क्लेदन और शुष्कन किया जाता है, क्या परिणाम होता है। फिर देखिए, कृषि की धान गहनता प्रणाली का जिसमें धान के खेतों का बारी बारी से दोस्तों क्लेदन और शुष्कन किया जाता है, क्या परिणाम होता है। ठीक है, पहला पॉइंट हमारा कह रहा है दोस्तों बीजों की कम आवश्यकता, दूसरा कह रहा है दोस्तों मीथेन का कम उत्पादन, तीसरा पॉइंट कह रहा है बिजली की कम खपत। ठीक है, तो इसमें जो सही आंसर मार्क करेंगे दोस्तों वह है ऑप्शन डी, यानी कि फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीनों ही पॉइंट हमारे सही दिए गए हैं। फिर से देखें एक बार क्या कह रहा है कि कृषि की धान गहनता प्रणाली का जिसमें धान के खेतों का बारी बारी से दोस्तों क्लेदन और शुष्कन किया जाता है, क्या परिणाम होता है। तो पहला पॉइंट दोस्तों क्या हमारा कह रहा है, पहला पॉइंट जो है वह कह रहा है दोस्तों बीज की कम आवश्यकता, क्या है, बीज की कम आवश्यकता। दूसरा पॉइंट कह रहा है दोस्तों मीथेन का कम उत्पादन, तीसरा कह रहा है बिजली की कम खपत। ठीक है, तो व्याख्या इसका हम सही आंसर मार्क करेंगे ऑप्शन डी 1, 2 और 3। और इसकी व्याख्या हम देखेंगे क्या कह रहा है। कह रहा है कि कृषि की धान गहनता प्रणाली का जिसमें धान के खेतों का बारी बारी से क्लेदन और शुष्कन किया जाता है दोस्तों, इस पद्धति का मुख्य परिणाम बीज की कम आवश्यकता, मीथेन का कम उत्पादन एवं बिजली की क्या है दोस्तों कम खपत है। ठीक है, इस पॉइंट को एक बार और देखेंगे। फिर देखें, कह रहा दोस्तों कि कृषि की धान गहनता प्रणाली का जिसमें धान के खेतों का बारी बारी से क्लेदन और शुष्कन किया जाता है, क्या परिणाम होता है। तो याद रखें दोस्तों, पहला पॉइंट बीज की कम आवश्यकता, दूसरा पॉइंट मीथेन का कम उत्पादन और तीसरा पॉइंट बिजली की कम खपत। तो सही आंसर मार्क करेंगे ऑप्शन डी, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीनों ही पॉइंट हमारे सही दिए गए हैं। व्याख्या देखेंगे क्या कह रहा है कि कृषि की धान गहनता प्रणाली का दोस्तों जिसमें धान के खेतों का बारी बारी से क्लेदन और शुष्कन किया जाता है, कह रहा है कि इस पद्धति का मुख्य परिणाम बीज की कम आवश्यकता होती है, मीथेन का कम उत्पादन एवं बिजली की कम खपत है। ठीक है दोस्तों, तो इस पॉइंट को याद रखिएगा और इस वीडियो में दोस्तों हम लोग यहीं तक रखते हैं। इसके बाकी बचे हुए जो पार्ट हैं उसको हम लोग अगली वीडियो में दोस्तों कवर करेंगे। ठीक है, तब तक दोस्तों आप लोग लगातार पढ़ते रहें, क्योंकि दोस्तों हमारी आगामी परीक्षाएं, बहुत सारी आगामी परीक्षाएं पास में लगी हुई हैं और हमारे चैनल की तरफ से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करने की आपको पूरी कोशिश की जाएगी दोस्तों। इसलिए ठीक है, ध्यानपूर्वक सारे प्रश्नों को आप लोग देखते चलें और 16 जून 2024 से पहले दोस्तों हम पूरी तरीके से इस पुस्तक को कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, इसलिए ध्यानपूर्वक PYQ आप लोग जितने भी हम लोग हल करते चल रहे हैं, सारे प्रश्नों को आप लोग ध्यानपूर्वक देखते चलिए। और दोस्तों हमारे चैनल की तरफ से आप लोगों को अग्रिम रूप से होली की बहुत सारी शुभकामनाएं दोस्तों। होली को ध्यानपूर्वक खेलिए और साथ ही दोस्तों में अपनी पढ़ाई को लगातार जारी रखिए। तब तक के लिए दोस्तों लगातार पढ़ते रहें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।